क्या जाना था? तो कल बताना चाहेंगे कि कल हमने जाना था कि लास्ट में हम थे कि 3 पॉइंट हमने देखे थे मूल्य बढ़ाने वाली बात। चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। किसी को सस्ते में, किसी को भी हल्का नहीं समझना अपने को, है ना? अपना छोटा सा भी ग्राहक हो उसको भी बड़ा समझना है। छोटी सी भी, आज छोटा भी ऑर्डर हो कल वो बहुत बड़ा हो सकता है। हमें वर्तमान नहीं देखना, हमें फ्यूचर देख के चलना है कि कल क्या हो सकता है। आज के ऊपर डिपेंड, आज नहीं देखना हमें, ठीक है ना? मोदी केयर करेंगे तो कल क्या हो सकता है, कल कितनी बड़ी हमें चीजें मिल सकती है, कितनी बड़ी कार घर ये सब हो सकता है। आज का चेक आपको नहीं देखना, कल का चेक आपको कितना बड़ा होगा ये देखना है। यही सब कल हमने सीखा था। तो चलिए आज चलते हैं, आज क्या सीखते हैं हम देखते हैं। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी, 60 कर्मचारी कि रिटायर्ड मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की जरूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वह सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वह देखता था कि वह बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता था, वह तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि उससे लागत कम आएगी और इसमें सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ उसके विभाग को नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फायदा हुआ। उसने हमारे उत्पादन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था, हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उनसे इस तरह की बात कही, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे कोई नया है। उस आदमी की काफी मदद करता था। हैरी सरकारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था, परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा। हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वह किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाता था। वह नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वह लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वह ऑर्डर भी नहीं देता था। वह सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज से उसे फर्क पड़ता है। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और यही काफी है वाला रवैया छोटा और नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे उसके बदले उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो। वह आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को यह कहकर टाल देता है कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसी डिपार्टमेंट में लोगों को इस बात की चिंता उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। आपको समझ आया होगा दोस्तों कि हर तरह की मदद वो करता था तो वो उत्तराधिकारी बन गया कंपनी का। इसका अभ्यास करें, बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने काबिल होते हैं और इन्हें थोड़े से लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती है। देखिए दोस्तों, हमें भी यहाँ पर हमारे भी मोदी केयर में कैसे लागू होता है। मोदी केयर को अपनी खुद की कंपनी समझनी है आपको। इसका फायदा, कई लोग बुराइयां करते रहते हैं, अरे ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है, ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, या ये कमी। ठीक है, जो भी बात है वो एक बार रखनी है समस्या, लेकिन उससे ऐसे नहीं है कि अप्लाइंग से सब बात करनी है। उसका ऐसे नहीं हर कहीं आप ढिंडोरा पीट रहे हो उस चीज का, है ना।
तो ये गलत है। आपको कंपनी का मतलब पूरा सब कुछ देख करके जब आप चलोगे, अपने को मालिक समझोगे कंपनी का, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ आगे बढ़ सकते हो। यही तो किया था हैरी ने। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी घटिया महत्वहीन चीजों को बाधा बना लेते हैं, और हम इन 4 उदाहरणों को देखें। बहुत सी लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी घटिया महत्वहीन चीजों को बाधा बना लेते हैं। छोटी घटिया महत्वहीन, जिनको कोई महत्व नहीं है ना, उनको ही बाधा बना लेते है ना। देखते 4 उदाहरण क्या है। अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है? पहला, अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है? हर आदमी चाहता है कि वह सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज्यादातर लोगों की यह चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा है। ज्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों की बजाय छोटी घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं। मुझे सीधे खड़ा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना है, और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता न चलने दो कि आप नोट्स की मदद ले रहे हो। याद रखो, ग्रामर की गलती मत होने दो। इस बात का ध्यान रखो कि आपकी टाई सीधी रहे। जोर से बोलो, पर ज्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। जब जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वह डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है कि उसे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षिप्त में वह फ्लोप हो जाता है। वह इसलिए फ्लोप होता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटे घटिया तुलनात्मक रूप से महत्वहीन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है, और अच्छे वक्ता के गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कृष्ट इच्छा। अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात से नहीं होता कि वह सीधा खड़ा है या नहीं। देखिए, समझिए, जब आप स्टेज पे बोल रहे हो, डर क्या होता है? अभी हमारा भी यही काम है, स्टेज पे बोलने का, वक्ता बनने का। तो लोग इसी में उलझ जाते हैं कि मुझे सीधा खड़ा रहना चाहिए, मुझे हिलना नहीं चाहिए, मुझे हाथों का प्रयोग नहीं करना, मुझे है ना जो नोट्स की मदद ले रहे हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना, ग्रामर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी टाई सीधी रहनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों में वो उलझ जाते हैं। जबकि अच्छे वक्ता क्या करता है? अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात में नहीं होता कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर में गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वह जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं। कईयों की तो आवाज ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बिठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सफल सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। कहने को कुछ होता है और दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जनता में सफलता से बोलने की कला को प्रभावित न होने दे। छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज, झगड़े की वजह क्या होती है? दूसरा पॉइंट है, जहां छोटी छोटी और महत्वहीन चीजें हमारी जिंदगी में बाधा बन जाती है, वो चीजें हैं ये 3 चीजें। 4 उदाहरण है हमारे पास में, जिसमें अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी है। दूसरा, झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं। जैसे जॉन थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है, डिनर में उसे मजा नहीं आता और वह शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी जैन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में मैं इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं। और या अगर आपके पास बाकी सबकी तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इससे बेहतर खाना पका सकती हूँ। इससे जॉन का गर्व आहत हो जाता है और वो बदले में जैन पर हमला कर देता है। देखो जैन, सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल ये इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के माँ बाप, सेक्स, पैसे, शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इस तरह के दूसरे मामलों के बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह नहीं सुलझ पाते और दोनों को ही अपनी अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नई चीजें नए करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज्यादातर झगड़े होते हैं।
इसलिए अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं तो आपको छोटे चिंतन से बचना होगा। देखिए किस तरह के झगड़े होते हैं और सच में ऐसे ही तो होता है, कहीं पर भी देखोगे। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछे क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ज्यादातर बार मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई, या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया था, या वह शाम को देर से घर लौटा। क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया है, या उसने कुछ ऐसे लोगों को घर बुला लिया है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हो तो खुद से पूछो क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। इस सवाल में जादू है और यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है। यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम करता है। यह जिंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेशा हो। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी से झगड़ा किसी भी बात पर करने से पहले ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि क्या ये महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजों का कोई महत्व नहीं है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जॉन को सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया। कैसे, देखते हैं क्या कहती है ये लाइन। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का कैरियर तबाह हो गया। छोटी सोच, ये सारी छोटी सोच है ना। ये सारी बड़ी सोच बता रहा है ये बुक हमें। और अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी है, छोटी छोटी सोचते हैं, झगड़ा कर लेते हैं छोटी सोच के कारण। और छोटी सोच के कारण ये देखो ये कैसे, कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का कैरियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में 4 युवा एग्जीक्यूटिव को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस थोड़ा छोटा था। ठीक है, जेएम को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। जेएम को लगने लगा कि लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जेएम अपने साथी एग्जीक्यूटिव्स के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने के बजाय वह उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना खराब हो गया था कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा। एक छोटी सी बात पर बुरा मानने के कारण जेएम का कैरियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वह यह नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो यह पता ही नहीं था कि कौन सा ऑफिस छोटा और कौन सा बड़ा, सिवाय जेएम के कंपनी में। और किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके छोटे ऑफिस से उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर छोटे सोच से आप आहत हो सकते हैं। जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए, या आपको ऑफिस के किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दे दी जाए। बड़ा सोचे और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हर जगह लागू होती है चीज। कोई भी इंसान ये उसके मन में भाव हो ना हो, आप जैसा लोगे ना वैसा ही आपको लगने लगेगा। बस देखो उसकी तबाह हो गई ना जिंदगी। एक छोटा सा ऑफिस मिला और लोगों ने बस ये मतलब उसने ये सोच लिया कि मुझे चला के दिया गया, मेरे साथ भेदभाव किया गया और सारी चीजें, और 3 महीने बाद नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसका व्यवहार इतना खराब हो गया क्योंकि हर वक्त उसके मन में यही चलता था। तो दोस्तों, ये सब छोटी सोच है, इन सबको हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। ठीक है ना, देखते हैं क्या कहता है ये। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर सेल्समैन में दूसरे गुण हो तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वो मजाकिया स्वभाव का है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उससे सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने इस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा कि उसे तो सेल्समैन की जरूरत नहीं है, परंतु उसे एक दोस्त यानी कि मुझे एक सेल्समैन की जरूरत है। फिर उसने मुझे फोन किया और मुझसे उस युवक की इतनी तारीफ कर दी कि मुझे कहना ही पड़ा, इसे अभी मेरे पास भेज दो। 30 मिनट बाद वह युवक मेरे सामने खड़ा था। उसके 3 शब्द
बोलने से पहले ही मैं समझ गया था कि मेरे दोस्त ने उसे मेरे पास क्यों भेजा था। मैं जय जय जैक आर, उसने कहा, मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी $1 के नोट को वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उसे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिए जाएं, ताकि मैं एक अच्छा सा बहाना बना सकूं कि मैं इसे काम पर क्यों नहीं रख सकता। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि वह आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु उसके बावजूद मैं इस तथ्य को नहीं पचा पाया कि वह हकलाता था। आखिरकार मैंने उसे इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया। आपने यह कैसे सोचा कि आप इस जॉब में सफल हो पाएंगे? उसने जवाब दिया, मैं तेजी से सीख सकता हूँ, मैं लोगों को पसंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी है, और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अभी मैं मेरे साथ हकलाने की समस्या है, परंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे किसी और को भी कोई परेशानी होगी। उसके जवाब ने मुझे बता दिया कि उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला कर लिया, और आपको यह जानकर हैरत होगी कि वह एक सफल सेल्समैन बन चुका है। देखिए दोस्तों, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, है ना। वो कहता है कि अगर मैं हकलाता हूं तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे, है ना, नहीं होगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी किसी और को भी। और उसके इस जवाब से उसने उसे नौकरी पर रख लिया, और सबसे अच्छा वो सेल्समैन बन चुका था, एक सफल सेल्समैन बन चुका था। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हो तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन 3 उपायों का अभ्यास कीजिए, ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। अपनी नजर बड़े लक्ष्य पर लगाएं। पहली क्या चीज है, देखिए, अपनी नजर बड़े लक्ष्य पर लगाएं। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया है कि वह गलती पर था। बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचने का होता है, बहस में जीतना नहीं होता। ठीक है ना। देख लीजिए दोस्तों क्या बताया गया है ना, कि अपने को बहस में जीतना नहीं है किसी से भी, ठीक है ना। अपना लक्ष्य सामान बेचना, अपना लक्ष्य कि किसी को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना, उसको कमाना सिखाना। तो हमें बहस में नहीं उलझना चाहिए कभी भी, है ना। बहस जीतने से कोई फायदा, सुरेखा भार्गव मैम भी तो कहती है कि आप भले ही आपकी किसी के साथ पहली बात तो बहस करनी नहीं है, लेकिन मान लो हो जाती है, कई बार कुछ लोग मिल जाते हैं जो, तो उसमें आप बहस हार जाओ। हारना ही है आपको, अगर बहस हार के उस आदमी को जीत लो, आप अपने बिजनेस को बढ़ा लो, तो हार जाना चाहिए ऐसी बहस, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसमें भी यही चीज दिखाई गई है कि बहस में जीतना नहीं होता। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति, सुख और खुशी है, बहस में जीतना नहीं। या यह कहना नहीं कि मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता था। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है, छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है। यह देखना नहीं होता कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए वह कुत्ते को जंगल में छोड़ इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए। मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हारकर युद्ध जीतना बेहतर होता है, संग्राम को जीतकर युद्ध हारना अच्छा नहीं होता। अपनी बड़ी चीज है ना, अपनी नजर को अपने लक्ष्य पर जमाए रखें। अपनी नजर को अपने लक्ष्य पर, देखिए आलतू फालतू भटकोगे, अपन भी तो यही सिखाते हैं मोदी केयर में कि ये आपकी समस्या, ये आपका लक्ष्य है, ठीक है ना। ये आपकी समस्या, ये आपका लक्ष्य है। अब दोनों में से किसको देखोगे आप? जो दिखेगा उसी पे आपकी निगाह टिकेगी। अगर आपने समस्या को देखा तो समस्या ही दिखेगी, लक्ष्य भूल जाओगे आप कि क्या लक्ष्य है आपकी जिंदगी का। और अगर लक्ष्य को देखा तो समस्या नहीं दिखेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी नजर को बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें, ठीक है। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय अपने आप से पूछें, क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इतनी चिंता करूं? अगर आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज इसको फॉलो करना है आपको। और तीसरा पॉइंट हम और देखेंगे, छोटेपन के जाल में न फंसें।
भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने की बजाय समस्याएं सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है, इससे फर्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझकर न रह जाएं, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए अब थोड़ा सा और अपन पढ़ेंगे, खत्म होने वाला है ये लेसन। अपनी सोच का आकार नापने के लिए टेस्ट दें। अब देखिए आपको टेस्ट देना है अपनी सोच, आप बड़ा सोच रहे हो या छोटा सोच रहे हो, इसके लिए आपको टेस्ट देना है। चलिए देखते क्या है। नीचे बाएं कॉलम में कुछ आम स्थितियां दी गई है। बीच वाले और दाहिने कॉलम में यह तुलना की गई है कि इसी स्थिति का सामना छोटे चिंतक और बड़े चिंतक किस तरह करते हैं। खुद ही देख लें, फिर फैसला करें कि जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं किस रास्ते पर चलकर पहुंच सकता हूँ, छोटे चिंतन से या बड़े चिंतन से। एक ही परिस्थिति का सामना दो तरीकों से किया जा सकता है, फैसला आपके हाथ में। अब देखिए दोस्तों, या तो आप देखिए कि आप कहां पर हो अभी, कैसा कर रहे हो, कैसा सोच रहे हो, कैसा चिंतन मतलब छोटे चिंतन कर रहे हो या बड़ा, या आप बदल भी सकते हो इसे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं समस्या क्या है और छोटा चिंतन क्या है और बड़ा चिंतन क्या है। चलिए, खर्च का अकाउंट। परिस्थिति क्या है, खर्च का अकाउंट। खर्च में कटौती करके छोटा चिंतन क्या कहता है, खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। खर्च में कटौती करके देखो क्या होता है कि मान लो कि पैसा नहीं है ज्यादा, तो इंसान क्या होगा, खर्च में कटौती करना, क्या वो सही है, क्या उससे पैसा बढ़ाया जा सकता है। अगर आप कहीं पे 2 रुपए कम खर्च कर लोगे, 5 रुपए कम खर्च कर लोगे तो अमीर बन जाओगे, नहीं। बड़ा चिंतन क्या करता है, ज्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। खर्चा कम नहीं करता, वो आमदनी बढ़ाने की सोचता है। ठीक है ना। अब आप मान लो मैं तो ये टिकट, अब तो खैर सेमिनार हो ही नहीं, ये टिकट लेके सेमिनार में नहीं जाऊंगा, या खर्चा बचा लेता हूँ। अरे भाई, ये खर्चा बचाना अमीर बनने की निशानी नहीं है। ये बुक नहीं खरीदू, ये खर्चा बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से खर्चा बचाने की मत सोचो, आप आमदनी बढ़ाने की सोचो। ठीक है। चर्चा, दूसरा नंबर है चर्चा। अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। छोटा चिंतक क्या करता है, चर्चा किस चीज की करता है, वो रोज अगर चर्चाएं करता है तो क्या करता है कि उस कंपनी, वो कंपनी, दूसरी कंपनी, अपनी कंपनी या दूसरी कंपनी, किसी के भी बारे में नकारात्मक बात करता है। प्रतियोगी कंपनी, अरे वो कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसी है, वो वैस चीज तो वैसा है, वो एमवे वैसा है, वो ऐसा है, मान लो कोई भी चीज, अपनी प्रतियोगी कंपनियां। और अपने दोस्तों और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी, देश ऐसा है, बुराई मतलब वो चीज क्या नकारात्मक पहलुओं पर बात करता है ना, छोटे चिंतन वाला आदमी। अब आप अपने आप को रखिएगा कहाँ आप बात करते हो। अपने दोस्तों, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। वो इंसान सकारात्मक अच्छी चीजों के बारे में हमेशा बात करता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है, हमें हर चीज में, चाहे अपनी कंपनी में भी होता है, कई बार कोरियर नहीं पहुंचा, कई बार ठीक है समस्या है, वो तो हमें रखनी है, अपने अपलाइन से उसका डिस्कस करना है। लेकिन हर जगह नहीं, टीम में भी आप बोल रहे हो, हर जगह बोल रहे हो, नकारात्मक बात कर रहे हो, घर में भी आप नकारात्मक बोल रहे हो। अरे भाई नहीं बोलना। ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप छोटी सोच रखोगे, मतलब आप बड़ा बन ही नहीं सकते कभी भी, कभी भी बड़ा पैसा आपके पास आ ही नहीं सकता, आप बड़ा नहीं बन सकते। चलिए तीसरी परिस्थिति देखते हैं, प्रगति। प्रगति छटनी करने या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है। आ, प्रगति प्रगति अगर देखें तो वो क्या करता है कि अगर ज्यादा लोगों को नौकरी, अपन ये बिजनेस इस तरह का मतलब पैसा लगा के करने वाला है के बारे में बताया गया है, तो वो छटनी करने में या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है। और बड़े चिंतक वाला आदमी विस्तार में विश्वास करता है, बढ़ाने में, हर चीज को बढ़ाने में। भविष्य, फ्यूचर क्या है, भविष्य में ज्यादा संभावना नहीं देखता वो, है ना। लेकिन बड़ा सोच वाला बहुत उज्जवल भविष्य देखता है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ क्या सोचना है। काम, काम से बचने के तरीके खोजता है छोटी सोच वाला आदमी। लेकिन बड़ी सोच वाला ज्यादा काम और काम करने में ज्यादा असरदार तरीके खोजता है, खासकर दूसरों की मदद करने के। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में क्या है देखिए, औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है। वो क्या करता है, औसत लोगों के साथ, जो छोटी सोच वाला आदमी है कि एवरेज ये ऐसा है तो चलो मैं भी ऐसा हूँ, ठीक है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो बड़े चिंतक वाले आदमी है होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करते हैं, बड़े सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ अपना कंपटीशन करते हैं। बजट समस्याएं, आवश्यक मदों में कटौती करके पैसे बचाने के तरीके खोजता है। आम और बड़ी सोच वाला आमदनी बढ़ाने के तरीकों को खोजता है और आवश्यक
के मदों में ज्यादा खर्च करता है। लक्ष्य, छोटे लक्ष्य बनाता है। छोटी सोच वाला आदमी, बड़ी सोच वाला आदमी ऊंचे लक्ष्य बनाता है। लक्ष्य की दृष्टि, केवल थोड़े समय के लिए लक्ष्य बनाता है। देखिए बुक कह रही है, देखिए हमारे मलिक सर भी यही सिखाते हैं, वो हर ट्रेनिंग में सिखाते हैं अब हमें। तो देख लीजिए वो क्या करता है, केवल थोड़े समय के लिए लक्ष्य बनाता है जो छोटा आदमी होता है, और लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाते हैं जो बड़ी चिंतक वाले आदमी होते हैं। तो हमें भी लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाना है। मोदी के में 5 साल कम से कम देना और उसका लक्ष्य बनाना है। सुरक्षा, सुरक्षा की समस्याओं में उलझा रहता है। बड़ी चिंतक वाला यह मानता है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। साथी, बड़े चिंतकों से घिरा रहता है। वो क्या है, साथी, उसके साथी कौन से होते हैं, मित्र दोस्त कौन से होते हैं, वो भी बड़े चिंतक, वो बड़े उनसे घिरा रहता है जो चिंता करते हैं। और बड़ी चिंतक वाले क्या होते हैं, बड़े प्रगतिशील विचारों वाले लोगों से घिरा रहता है। वो बड़े और प्रगतिशील विचारे वाले लोगों से घिरा रहता है। तो देखिए आप किस चीज की संगति कर रहे हो वो भी बहुत बहुत मायने रखती है। गलतियां, छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, राय का पहाड़ बनाता है छोटी सोच वाला। और बड़ी सोच वाला महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। तो देखिए दोस्तों, आपने सीखा, याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से फायदा होता है। बड़ी सोच से कैसे फायदा होता है, हर तरह से, हर तरह से। तो देखते हैं कैसे। अपने आप को सस्ते में न बेचें, खुद का कम मूल्यांकन करने का अपराध कभी न करें, अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। दूसरा नंबर है, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। देखिए आप देख लिया कैसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, बड़े चिंतक वालों लोगों की शब्दावली होती है ये, जिससे क्या होता है कि हमेशा विजय, आशा, सुख और आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। चित्र बहुत बड़ी चीज है। अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीजों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाए। छोटे मामलों में उलझने की बजाय खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। कल हमारा 5वां लेसन इसके अंदर स्टार्ट होगा, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचे और सपने देखें। तो कल हमारे साथ बने रहिएगा, हम बहुत अच्छा सीखेंगे कल, बहुत शानदार। तो दोस्तों अपने को सीखना है और इनको अमल में लेकर के आना है। ठीक है, तो सीख रहे हो आप लोग, कुछ समझ में आया? yes, बहुत कुछ समझ में आया आज। आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, कि बड़ी सोच कैसे रखनी है, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है, बड़ी चिंतक वाला आदमी क्या क्या सोचता है। तो दोस्तों ये सब हमने सीखा और अब हम अफर्मेशंस करेंगे। एक लीडर, जो भी मेरे सब का सार अगर हम देखें तो हमें बहुत खुशी फील, हर वक्त खुशी मुद्रा में रहना चाहिए। कुछ ऐसा काम आपको करना चाहिए जिससे आप खुशी फील करो, और अच्छी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और छोटी छोटी बातों में कभी नहीं उलझना चाहिए। बड़ी सोच हमें रखनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज हमें नहीं देखना, हमें हमारा फ्यूचर देखना चाहिए। ये सब चीजें हमने पढ़ी है फ्रेंड्स, और इन सब चीजों का हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। असली मजा ही जब है जब आप जिंदगी में उतारो। जब भी आपको गुस्से वाली बात हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, झगड़ा करने जैसी। तो जब आपके दिमाग से क्वेश्चन करोगे ना, बार बार आप क्वेश्चन किया करो। जैसे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप अपने आप से क्वेश्चन, अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप अपने बार बार अपने दिमाग से कई बार दिन में क्वेश्चन करो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दिमाग आंसर देगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बदलना है, उसे अच्छा फील करना है। तो दोस्तों अभी इस वक्त बहुत अच्छा फील करते हुए, आज के वंडरफुल दिन को धन्यवाद देते हुए, सारी चीजें दिन में बहुत अच्छी हो रही है हमारे साथ में, उसके लिए धन्यवाद देते हुए बोलूंगी, उसको रिपीट करना है, दोहराना है।
हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे हसीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य ही सही सोचना और सही कार्य करना है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य है कि सही सोचना, सही कार्य करना है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का राज सकारात्मक स्व संवाद है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सोच का हमेशा सकारात्मक सोच और स्वयं। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का राज सकारात्मक स्व संवाद है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे हमेशा सफलता का राज सकारात्मक सोच स्वयं संवाद है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य मेरे सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का राज है सकारात्मक स्वयं कॉन्शियस माइंड। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य मेरे सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य राज है सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी सफलता का रहस्य का राज है सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली। पॉजिटिव कार्य पॉजिटिव प्रणाली। पॉजिटिव कार्य प्रणाली है। ईश्वर की कृपा है कि आपने मुझे सफलता प्रदान की है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे आपने सफलता का प्रदान की है। ईश्वर की कृपा है कि मैं स्व संवाद के जादू का असर हर पल महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त स्वयं सकारात्मक संवाद कार्य प्रणाली का प्रदान करती हूँ, शक्ति का प्रदान करती हूँ। स्व संवाद क्या होता है? अपने आप से बात करना। स्वयं और संवाद करती हूँ। बताना चाहिए कि स्व संवाद आपको हमेशा, स्व संवाद बहुत बड़ी चीज है। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करते रहना, हमेशा। मैं यही सिखाती हूँ, यही मैंने किया है कि हर वक्त खाना बनाते बनाते भी मैं बोलती रहती हूँ कि मेरी टीम बहुत ग्रो कर रही है, मेरा नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है, मेरी टीम के चेक बहुत बड़े आ रहे हैं। जो भी अफर्मेशन करते हैं, तो ये होता है स्व संवाद, अपने आप से बात करना। ठीक है। ईश्वर की कृपा है कि मैं स्व संवाद के जादू का असर हर पल महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा स्वयं संवाद का हमेशा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा शब्दों में भावनाओं को जोड़ सकती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा शब्दों में भावनाओं को जोड़ती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कार्य करती हूँ और फल परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कार्य करती हूँ और फल की इच्छा परमात्मा पे छोड़ देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को धनी मनुष्य के रूप में देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को धनी मनुष्य के रूप में देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके विचारों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि जो चाहे इसमें आ रहा है, टीम के नेगेटिविटी आ रही है, किसी के भी प्रति नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, ये कभी भी नहीं। मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। मेरे अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। मैं हमेशा दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। मैं हमेशा आशावादी दुनिया को दृष्टिकोण से देखती हूँ। मैं हमेशा दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। मैं हमेशा दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। मैं ईश्वर की कृपा है कि खुशी और सफलता की जिंदगी जीने का मेरा दायित्व है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे सफलता और खुशियों की जिंदगी जीने का मेरा दायित्व है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया है।
ईश्वर की कृपा है कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छा इंसान बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई उस हर किरण को, जिसने मुझे अपना जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मेरे लिए आसानी से उपलब्ध है, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी, भोजन को, जिस मुझे आसानी से उपलब्ध है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे जीवन सुचारू रूप को बनाए रखते हैं। मुझे स्वस्थ रखते हैं, मुझे यंग रखते हैं। मुझे स्वस्थ रखते हैं और मुझे यंग रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी पूरी तरह जादू की तरह चेंज हो चुकी है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल जीती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ पूरे परिवार के साथ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार की मालकिन हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार चमचमाती गाड़ी की मालकिन हूँ। मैं हर साल 2 बार छुट्टियां बिताने विदेश जाती हूँ। मैं हर साल 2 छुट्टियां बिताने 2 बार विदेश यात्रा जाती हूँ मोदी केयर प्लेटफॉर्म से। मैं अमीर बनती जा रही हूँ। मैं और अमीर अमीर बनती जा रही हूँ। मेरी टीम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुकी है और मेरी टीम में जबरदस्त लीडर आ चुके हैं। मेरा और मेरी टीम का हिंदुस्तान के कोने कोने में नाम पहुंच चुका है और मेरी टीम में शानदार शानदार लीडरों की ज्वाइन हो रही है। और हर किसी के सपने यहाँ से सच हो रहे हैं और मैं उनके सपने सच करवाने में मदद कर रही हूँ। यहाँ से हर किसी के सपने पूरे हो रहे हैं और सभी के सपने पूरे कराने में मैं पूरी मदद कर रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी अच्छी लाइफ, इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी सफलता देने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगाते हुए अपनी पूरी बॉडी पर टच करेंगे। और आज की जादुई सुबह के लिए धन्यवाद, आज के इस वंडरफुल दिन के लिए थैंक यू धन्यवाद। निशा मैम, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रचना जी। जितना आप हर कदम पर धन्यवाद दे सकते हो, चलते समय हर चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हो, जो भी आपने अचीव किया उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो। जब आप धन्यवाद देते हो तो चीजें आपकी जिंदगी में और बढ़ जाती है दोस्तों। और ये ब्रह्मांड ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में लेकर के आता है जिससे कि आप और ज्यादा धन्यवाद दें। तो दोस्तों अपनी जिंदगी को इसी तरह जीना है, बहुत खुशहाल बनाना है और अपने को सीखते जाना है। हर चीज सीखनी है और मोदी केयर बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड करना है। निराशा नहीं दिखानी, सीख के काम करना है और सबको अपनी लॉयल्टी बहुत जल्दी कर लेनी है। मतलब आज सबकी लॉयल्टी की क्या 7 तारीख हो चुकी है फ्रेंड्स, है ना। और जब आप अपनी लॉयल्टी नहीं करेंगे तो किसी और को क्या बोलेंगे। और 2700 बीवी अपने आप को जरूर कर लेना है। सबके थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं, आप सबका बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। 2700 बीवी का महत्व आपने जान लिया है कि क्या होता है, तो आप उसे कर लीजिए, हर साथी को ये करना है। और फ्रेंड्स धूम मचानी है रियली अपनी टीम, वाकई में मैं तो बहुत ही कितना धन्यवाद दूं कि आप लोग मेरी टीम में हैं और मेरी टीम जबरदस्त ग्रो कर रही है। मतलब आप सब जबरदस्त ग्रो कर रहे हो, सबके चेक तो मैं 2-2 लाख 5-5 लाख के देख रही हूँ बस। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आज के सेशन को एंड करते हैं, टाइम हो चला है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच शानदार सुबह के लिए। धन्यवाद आप। थैंक यू।